पानी जो हमें जीवन देता है, कभी कभी उसमें एक अनदेखा खतरा भी छुपा हो सकता है। एक ऐसा दुश्मन जो दिखता नहीं पर सीधा हमारे दिमाग पर हमला करता है। आज के डीप डाइव में हम बात करेंगे इसी खतरनाक सूक्ष्म जीव की, जिसे लोग अक्सर ब्रेन ईटिंग अमीबा के नाम से जानते हैं। अभी हाल ही में देखिए, केरल के कोझिकोड से खबर आई, एक 9 साल की बच्ची की दुखद मौत हो गई इस सी से। और ये इस साल मतलब चौथा ऐसा मामला है। हाँ, ये वाकई चिंता की बात है। और इतना ही नहीं, कोझिकोड में ही एक 3 महीने के बच्चे और एक 40 साल के आदमी में भी इसका इन्फेक्शन मिला है। तो जाहिर है प्रशासन भी हरकत में आया है। वो पानी के सोर्स में क्लोरीनेशन वगैरह तेज कर दिया उन्होंने। हाँ, वो जरूरी भी है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये अमीबा है क्या चीज, और मतलब इतना खतरनाक क्यों है ये? चलिए आज इसी को थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं। बिल्कुल। देखिए, ये जो अमीबा है, इसका साइंटिफिक नाम है नेग्लेरिया फाउलेरी, और ये असल में एक सिंगल सेल वाला जीव है, मतलब एक कोशिका वाला। ये आमतौर पर आपको गर्म मीठे पानी में मिलेगा, जैसे झीलें हैं, नदियां हैं, या गर्म पानी के चश्मे, यहाँ तक कि मिट्टी में भी पाया जाता है। अच्छा। और ये कोई पैरासाइट नहीं है, मतलब इसे जिंदा रहने के लिए किसी होस्ट जैसे इंसान या जानवर की जरूरत नहीं पड़ती। ये अपने आप में मतलब स्वतंत्र रूप से रह सकता है। और ये कब पता चला इसके बारे में? क्या ये कोई नई बीमारी है? नहीं, नई तो नहीं कहेंगे। सबसे पहले इसका पता चला था 1965 में ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, 65 में? हाँ, 2 साइंटिस्ट थे, मैल्कम फाउलर और रॉडनी कार्टर। उन्होंने इसे इंसानों में एक बहुत ही घातक दिमागी इन्फेक्शन के कारण के तौर पर पहचाना था। फिर 1966 में इस बीमारी को नाम दिया गया पैम, यानी प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस। और फिर 1970 में जाकर इस अमीबा का ऑफिशियल नाम नेग्लेरिया फाउलेरी रखा गया। ओके, तो ये शरीर में घुसता कैसे है, ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ, देखिए, इसका रास्ता काफी सीधा है पर खतरनाक। जब कोई इंसान ऐसे पानी में नहाता है या तैरता है या डुबकी लगाता है जहां ये अमीबा मौजूद है, और अगर पानी जोर से नाक में चला जाए तो ये अमीबा नाक के रास्ते शरीर में घुस जाता है। खास बात यह है कि पानी पीने से ये नहीं फैलता, सिर्फ नाक से। जी, सिर्फ नाक के रास्ते। अच्छा, नाक से घुसकर फिर दिमाग तक, ये कैसे होता है? हाँ, नाक के अंदर जो हमारी सूंघने वाली नसें होती है ना, जिन्हें ऑल्फैक्टरी नर्व्स कहते हैं, ये अमीबा उन्हीं नसों के सहारे, समझिए एक तरह से चढ़ता हुआ सीधा ब्रेन तक पहुंच जाता है। और ये रास्ता इसे सीधे दिमाग के अहम हिस्सों तक ले जाता है। बाप रे! और फिर दिमाग में पहुंचकर ये क्या करता है? मतलब देखिए, एक बार ये दिमाग में पहुंच गए तो फिर ये तबाही मचाना शुरू कर देता है। ये ब्रेन टिश्यू को, मतलब दिमाग के ऊतकों को खाना शुरू कर देता है, नष्ट करने लगता है। इससे क्या होता है कि दिमाग में भयानक सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन। और हमारी खोपड़ी तो एक बंद जगह है ना? हाँ, बिल्कुल। तो उस सूजन की वजह से अंदर दबाव, जिसे इंट्राक्रेनियल प्रेशर कहते हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और अक्सर मौत का कारण यही बढ़ा हुआ प्रेशर और उससे होने वाला ब्रेन हर्निएशन होता है, मतलब दिमाग अपनी जगह से खिसक जाता है। उफ, ये तो सुनने में ही बहुत भयानक लग रहा है। इसके लक्षण कब दिखते हैं और क्या होते हैं? लक्षण आमतौर पर इन्फेक्शन होने के 5 से 10 दिन के अंदर दिखने लगते हैं और बहुत तेजी से बिगड़ते हैं। 5 से 10 दिन? ओके। हाँ, शुरुआत में तेज बुखार हो सकता है, भयानक वाला सिर दर्द, जी मिचलाना या उल्टी होना, गर्दन में अकड़न महसूस होना। बाद में हालत और बिगड़ सकती है, जैसे मरीज कंफ्यूज्ड हो सकता है, उसे दौरे पड़ सकते हैं, रोशनी या आवाज से दिक्कत हो सकती है, और फिर आखिर में कोमा में भी जा सकता है। और आपने कहा कि ये घातक है, कितना घातक? हाँ, यही सबसे चिंता की बात है। PAM का जो डेथ रेट है, मृत्यु दर, वो बहुत ही ज्यादा है, करीब 97%। क्या 97%? हाँ, मतलब जितने लोग संक्रमित होते हैं उनमें से लगभग सभी की मौत हो जाती है, और वो भी बहुत तेजी से, लक्षण शुरू होने के कुछ ही दिनों में। ये तो बहुत ही डरावना है। तो भारत में क्या स्थिति है इसकी, और खासकर केरला में जहां ये हालिया मामले हुए हैं? देखिए, भारत में इसका पहला मामला 1971 में रिपोर्ट हुआ था, लेकिन केरल में हाँ, हाल के सालों में मामले बढ़े हैं, या यूं कहें कि ज्यादा ध्यान में आ रहे हैं। जैसे आपने बताया, इस साल 2024 में ही कई मामले और मौतें हुई हैं। अगर हम पिछले कुछ सालों का डेटा देखें तो 2016 से 2022 के बीच केरल में कुल 8 ही मामले थे पैम के।
सिर्फ 8? और इस साल? हाँ, और रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 2024 में ही अब तक करीब 36 संक्रमण और 9 मौतें हो चुकी हैं। ओह, ये तो बहुत बड़ा जंप है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि शायद अब टेस्टिंग और डायग्नोसिस बेहतर हुआ है, तो मामले पकड़ में ज्यादा आ रहे हैं। पहले शायद पता ही नहीं चलता होगा। हो सकता है। दूसरा, कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज जैसे तापमान का बढ़ना वो भी इन अमीबा के पनपने के लिए ज्यादा अनुकूल माहौल बना रहा है। गर्म पानी में ये ज्यादा पनपता है। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग का असर। हाँ, कह सकते हैं। और तीसरा, हमारे जो पानी के स्रोत हैं उनमें बढ़ता हुआ प्रदूषण भी एक फैक्टर हो सकता है। तो अगर हम इसे बड़े पिक्चर में देखें तो ये सिर्फ केरल की बात नहीं, ये एक बड़ी पब्लिक हेल्थ चिंता बन सकती है, खासकर उन इलाकों में जहां लोग नहाने धोने के लिए प्राकृतिक जल स्रोतों पर निर्भर हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। तो फिर इससे बचा कैसे जाए? सबसे जरूरी सवाल तो यही है, क्या कर सकते हैं हम? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि इलाज तो लगभग नामुमकिन जैसा है, इसलिए बचाव ही सबसे अहम है। पहली और सबसे जरूरी बात, गर्म रुके हुए मीठे पानी में जाने से बचें। जैसे तालाब, झीलें। हाँ, तालाब, झीलें या ऐसे स्विमिंग पूल जिनमें क्लोरीन ठीक से न डाला गया हो, खासकर गर्मी के मौसम में। और अगर ऐसे पानी में जाना भी पड़ जाए तो कोशिश करें कि सिर पानी के ऊपर रहे या फिर नाक पर क्लिप लगा लें। मकसद यह है कि पानी नाक में जोर से ना जाए। और जैसे कुछ लोग नाक की सफाई के लिए नेती वगैरह करते हैं। हाँ, वो बहुत जरूरी पॉइंट है। नेती पॉट या नाक धोने के लिए कभी भी नल का सादा पानी इस्तेमाल न करें। हमेशा या तो उबला हुआ और फिर ठंडा किया हुआ पानी लें या स्टेराइल वाटर या डिस्टिल्ड वाटर। ये बहुत जरूरी है। ओके। और हाँ, अपने इलाके में प्रशासन क्या कर रहा है, पानी की सफाई कैसी है, इस पर भी ध्यान दें और उनकी गाइडलाइंस मानें। इससे एक अहम सवाल ये भी उठता है कि हमारी अपनी सावधानी पर्सनल लेवल पर वो कितनी ज्यादा मायने रखती है ना? बिल्कुल। तो कुल मिला के समझे तो ये निग्लेरिया फॉलेरी भले ही छोटा सा जीव है, लेकिन ये हमें पानी को लेकर बहुत सावधान रहने की चेतावनी दे रहा है। ये सिर्फ एक अमीबा की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारी आदतों, हमारे पर्यावरण और हमारी हेल्थ सिस्टम की तैयारियों पर भी एक तरह का सवाल है। आपने बिल्कुल सही कहा। और आखिर में सोचने के लिए एक बात ये भी छोड़ सकते हैं कि पानी जो हमारी जिंदगी का आधार है, वो कैसे और किन हालात में हमारे लिए इतना बड़ा खतरा बन सकता है। ये छोटा सा जीव कहीं ना कहीं हमारी व्यक्तिगत जागरूकता की भी परीक्षा ले रहा है और साथ ही हमारे पब्लिक हेल्थ सिस्टम को भी चुनौती दे रहा है कि वो ऐसे नए उभरते खतरों से निपटने के लिए कितने तैयार हैं। इसी विचार के साथ हम आज का ये डीप डाइव यही खत्म करते हैं। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको सजग रहने में मदद करेगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और सावधान रहिए।